हेलो स्टूडेंट, ऑप्टिक्स सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में आपका वेलकम है और उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक आपने जरूर देखा होगा और अपनी कॉपी में आपने उसका नोट्स भी बनाया होगा। कई लोगों ने कमेंट भी किए हैं, उनका जवाब भी मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका भी कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप कमेंट जरूर करना, हम कोशिश करेंगे चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे कमेंट में ही आपको आंसर जरूर देंगे। लेक्चर नंबर 7 में आप पढ़ने जा रहे हो गोली अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर गोली अवतल पृष्ठ और कभी गोली उत्तल पृष्ठ, दोनों में से कोई ना कोई अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले हम लेके चलते हैं गोली अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। जब अब इसमें परफेक्ट हो जाओगे तो गोली उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का भी डेरिवेशन हम आपको कराएंगे। तो पहले हम लेके चलते हैं यहाँ पे गोली अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। हम एक गोली अवतल पृष्ठ ले रहे हैं। पहले आपको समझाएं गोली अवतल पृष्ठ का तात्पर्य क्या है। जैसे कांच का एक सिलेंडर है, बेलन है हमारे पास, ठीक है, और उसका एक तरफ का सरफेस अवतल है। अवतल मीन्स कॉनकेव, अंदर धंसा हुआ है। समझाने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। आप इमेजिन करो ये कांच का बना हुआ ग्लास का है, ठीक, और जो इधर का सरफेस है आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो एकदम फ्लैट नहीं है, अंदर क्यों धंसा हुआ है। हम हाथ से इशारा करें इस प्रकार से इसे धंसा हुआ है और पूरा एक कांच का है, ठीक। और अगर इसको हम ऐसे यहाँ पे रखें और जानते हो यहाँ से वर्टिकल खड़ा खड़ा ऐसे अगर आर पार काट दें तो जो शेप बनेगा उस शेप को हम बनाने जा रहे हैं। हम चाहते तो डायग्राम पहले से बना सकते थे, लेकिन वो बात नहीं आती। जो बात आपके सामने बनाने जा रहे हैं अब उसमें आप समझ पाओगे। आप देखना इस प्रकार से ऐसे ये कॉनकेव शेप देना। देखो इसको बनाते समय सेंटर ने इसको माना, हर एक चीज पे आप ध्यान देना। हमने सेंटर इसको माना, इसका नाम अभी हम मानेंगे सी फॉर सेंटर, क्योंकि पीछे पूरा कांच है, ग्लास है। तो आप देखना ये लो ऐसे इधर और यहां पे ऐसे इधर, ये हल्का सा हमने ऐसे सेडेट कर दिया केवल दिखाने के लिए कि इधर का माध्यम सघन है। अब यहां सेंटर से और उसके ठीक परपेंडिकुलर सरफेस के, ठीक, हम एक लाइन यहां पे खींच रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं। आप देखना ऐसे ये ऐसे कोई बिंदु वस्तु यहां पर है। अब जानते हो बिंदु वस्तु को ओ से लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है, पहला वर्ड ओ। इससे प्रकाश किरणें सभी दिशाओं में निकलेंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, हर तरफ जाएंगे। इसमें से कोई एक प्रकाश किरण हम ले रहे हैं, यहां पे सरफेस पे डालने जा रहे हैं। तो आप देखो यहां से प्रकाश किरण निकली और सीधे यहां पे ऐसे पहुंची, ऐसे ये, ठीक। यहां तक हमने खींचा, पेन हमारी रुक गई। क्यों रुक गई जानते हो? क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। इधर यहां पे माध्यम क्या एयर और यहां पे माध्यम क्या ग्लास। हम लिख दें यहां पे ग्लास। ये माध्यम बदलेगा, प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होगी। किधर विचलित होगी? आप जानते हो विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरणें अविलंब की ओर झुक जाती हैं। तो झुकाएंगे बाद में, पहले अविलंब तो देखो कहां पे होगा। और अविलंब के लिए क्या करें, इस सी से इस पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए एक रेखा की कल्पना कर ले, वही हमारा क्या कहलाएगा, अविलंब कहलाएगा। आप देखना सी से इस पॉइंट को मिला रहे हैं ऐसे, तो इस पॉइंट पर ये जो ग्रीन कलर से हमने लाइन दिखाई ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। अब ये विरल, ये सघन, विरल से सघन में जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। तो आप आगे देखना फिर ये प्रकाश किरण ऐसे इधर की ओर गई, ऐसे। ध्यान देना अगर ये माध्यम यहां पे ना बदलता तो स्केल रख के हम दिखाएं। आप देखो प्रकाश किरण का रास्ता यही तो था। आपतित किरण को ध्यान से देखना। तो अगर ये माध्यम ना बदलता बिल्कुल सीधे स्ट्रेट ऐसे जाता, लेकिन आप जानते हो माध्यम बदल गया, प्रकाश किरण झुकी किधर की ओर, अवलंब की ओर। अब इसके बाद अगर हम आपसे पूछे इमेज कहां फॉर्म होगा, आप देखना ये अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या मुख्य अक्ष को काटेगा, कभी नहीं। कोई बात नहीं, पीछे बढ़ाओ। तो पीछे आपने बढ़ाया इसको, तो पीछे बढ़ाने पर आप देख रहे हो ये यहां पे ऐसे इसको यहां पे ऐसे काट रहा है, ये आई इमेज। एक चीज ध्यान देना, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। आपतित किरण मुख्य अक्ष को जहां कहीं काटती है या काटती हुई प्रतीत हो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, वस्तु। और अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जहां कहीं काटे या काटती हुई प्रतीत हो वो क्या कहलाएगा, इमेज। आप देखो इधर बढ़ाने पे नहीं काटेगा, इधर पीछे बढ़ाने पे यहां पे काटता वो प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब कि इस वस्तु का एक प्रतिबिंब बनेगा यहां पर बिंदु आई पर, आभासी प्रतिबिंब होगा, क्योंकि हम आभास कर रहे हैं, किरण तो वास्तव में उधर जा रही है। अब इसके बाद आप देखना आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, आई से लिखते हैं। तो आप जानते हो ये एंगल पूरा पूरा आई हो गया, ठीक।
और अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं, तो ये कोण स्मॉल आर हो गया। आप ये भी जानते हो ये ग्रीन वाली लाइन पीछे यहां पे आई और ये लाइन डॉटेड लाइन यहां पे आ रही है, तो निश्चित रूप से ये कोण कितना होगा, आर। अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर। पहले आप एंगल समझो, उसके बाद देखना, मान लो ये एंगल अल्फा, मान लो ये एंगल बीटा और मान लो ये एंगल गामा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखो ये जो आपका अपवर्तक पृष्ठ है इसका कुछ नाम मान ले रहे हैं, मान लो इसका नाम एस एस डैश है, एस डैश। नाम का क्या रखा है, जो इच्छा हो वो मानो आप नाम। ठीक, यहाँ पे इस बिंदु का भी कुछ नाम मान लो आप, यहाँ पे मान लो इसका नाम हमने यहाँ पे पी मान लिया, यहाँ पे इस बिंदु का नाम कुछ मान लो ए मान लिया। ठीक, और यहां से हमने इस पे क्या किया, लंब गिरा दिया ऐसे, ये इस लंब का नाम क्या, एम। बिंदु ए से हमने लंब गिरा दिया और लंब का नाम यहाँ पे क्या है, ए एम। इस पॉइंट का नाम क्या हुआ, एम। और ध्यान देना बेटा, यहां से लेके ये दूरी आर कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। यहां से लेके ये दूरी वी से लिखी जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, और यहां से लेके यहां तक की दूरी यू से लिखी जाएगी, ये क्या, वस्तु की दूरी। ये ठीक, आप जानते हो अपवर्तक पृष्ठ के बाईं तरफ की दूरी माइनस सिंबल के साथ और दाईं तरफ की दूरी प्लस सिंबल के साथ। अब आप देखना, ए से हमने यहां पे एक लंब गिराया, उसका नाम क्या, ए एम है। देखो सारी दूरियां हम यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ से नापेंगे, लेकिन आप जानते हो यू वी आर की तुलना में ये एमपी डिस्टेंस बहुत कम है, इतना कम है कि उपेक्षणीय है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे सी की दूरी चाहे पी से नापे चाहे एम से नापे आर ही माना जाएगा, आई की दूरी चाहे पी से नापे चाहे एम से माने आपका बी ही माना जाएगा। उसी प्रकार वस्तु की दूरी चाहे अपवर्तक पृष्ठ से ले और या फिर बिंदु एम से ले, वही आपका यू माना जाएगा। कहने का तात्पर्य यूवी आर की तुलना में एमपी डिस्टेंस हमारी उपेक्षणीय नेग्लिजिबल है। अच्छा, आप आगे देखना, मान लो इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे एच मान ले रहे हैं ऐसे, ये ठीक। एक जानकारी आपको दें, मैथ का एक पोर्शन है लेकिन फिजिक्स में सभी को जानना जरूरी है, अगर आप बायो लियो तो भी आपको जानना जरूरी है। जानते हो लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे साइन थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा होता है। क्यों, कैसे होता है, मैथ में इसका बाकायदा डेरिवेशन है। आपको इतना केवल जानना जरूरी है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। थीटा टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या, थीटा का मान जीरो नहीं, अगर थीटा का मान जीरो होता तो हम थीटा बराबर जीरो लिखे होते। थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा का मान इतना कम कि बस अब जीरो की तब जीरो, लेकिन जीरो नहीं। तो ऐसी कंडीशन में साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा के। उसी प्रकार लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे कॉस थीटा ये बराबर क्या होता है, 1। और लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे tan थीटा ये बराबर क्या होगा। अब देखना, इसमें रटने की बात नहीं, आप समझो केवल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा अपॉन 1 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। आप यूं कह सकते हो कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो पे tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर थीटा की वैल्यू इतना कम कि बस अब जीरो की तब जीरो है, तो ऐसी कंडीशन में साइन थीटा बराबर भी थीटा होगा और tan थीटा बराबर भी थीटा होगा। मतलब अगर थीटा टेंड्स टू जीरो है तो हम साइन थीटा बराबर tan थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब चाहे साइन थीटा निकाले तो भी वैल्यू वही आएगी और tan थीटा निकाले तो भी वैल्यू यही आएगी। इस बात को ध्यान में रखना, चाहे हिंट में कहीं आप नोट कर लो इसको। अब हम आते हैं डेरिवेशन पे। अब आप देखना, ट्रायंगल OAC, ध्यान देना, ये एंगल कितना अल्फा और ये एंगल कितना आई, तो निश्चित रूप से ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस और ब्रैकेट में अल्फा प्लस आई। और आप जानते हैं सीधी रेखा पे पूरा कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 180 माइनस अल्फा प्लस आई है तो निश्चित रूप से ये कितना होगा, अल्फा प्लस आई। और है कितना, गामा। यानी कि आप यूं कह सकते हो गामा दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। अब देखो किस एंगल की हम बात कर रहे हैं, OAC। ये एंगल कितना अल्फा और ये एंगल कितना आई, तो निश्चित रूप से ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस और ब्रैकेट में अल्फा प्लस आई। और एक सीधी रेखा पे पूरा कोण कितना बनता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 180 माइनस और ब्रैकेट में अल्फा प्लस आई है तो निश्चित रूप से कितना होगा, अल्फा प्लस आई। और है कितना, गामा। तो आप देखो गामा दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं IAC। आप देखो IAC, ठीक, ये एंगल कितना बीटा और ये एंगल कितना आर। तो निश्चित रूप से ये कितना हो गया, 180 माइनस और ब्रैकेट में बीटा प्लस आर।
आप जानते हैं सीधी रेखा पे पूरा कोण कितना बनता है 180 डिग्री, और ये कितना आपका है 180 माइनस ब्रैकेट में बीटा प्लस आर, तो निश्चित रूप से कितना होगा बीटा प्लस आर, और है कितना गामा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो गामा दैट इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। ठीक, अब आप यहाँ पे आओ तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई को आप इधर रोक लो, इसको ट्रांसफर कर दो, तो गामा माइनस अल्फा, और यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा गामा माइनस बीटा। ये आई और आर का मान निकला। अभी आवश्यकता पड़ेगी नीचे लिखा जाएगा। आप जानते हो स्नेल का नाम आपने सुना हुआ है, स्नेल के नियमानुसार क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू ए एन जी। हम लिखते हैं यहाँ पे, आप देखो साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू ए एन जी। एन जी का तात्पर्य क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आप पूछोगे एन जी क्यों ले रहे हैं, आप देखो प्रकाश किरण वायु से निकल के कांच के अंदर जा रही है, तो जिसमें से निकलती है उसके सापेक्ष लेते हैं, और जिसमें जाती है उसका लेते हैं। अगर कहीं प्रकाश किरण कांच से निकल के वायु में आए तो वहां पे जीएनए लिखा जाएगा, मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यहाँ पे इस डेरिवेशन में आप देख रहे हो प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया एएनजी लिखा गया। अब आप आगे देखना, क्योंकि आप जानते हो आई और आर के अल्पतम मानों के लिए साइन आई, आप देखो लिमिट आई टेंड्स टू 0 पे साइन आई दैट इज इक्वल टू आई, और आप ये भी जानते हो लिमिट आर टेंड्स टू 0 पे और साइन आर दैट इज इक्वल टू आर। ठीक, अब इन वैल्यूज को आप ऊपर रखो, तो यहां पे फिर क्या हो जाएगा साइन आई की जगह पे क्या हो जाएगा आई, और साइन आर की जगह पे क्या हो जाएगा आर, तो आई अपान आर दैट इज इक्वल टू ए एन जी। ठीक, आई को यहां पे रख लो और आर को आप उधर ट्रांसफर कर दो, तो आई दैट इज इक्वल टू ए एन जी इंटू आर, और आई की वैल्यू कितनी गामा माइनस अल्फा, आर की वैल्यू कितनी गामा माइनस बीटा, तो यहां पे हो जाएगा गामा माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू ए एन जी, और यहां पे हो जाएगा गामा माइनस बीटा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। एसएस डैश, इसको हम बोलते हैं अपर्चर, द्वारक, बहुत छोटा है। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो यूवीआर के मान बहुत बड़े हैं, तो ऐसी कंडीशन में अल्फा बीटा गामा का मान भी क्या होगा बहुत छोटा होगा, और इतना छोटा होगा टेंड्स टू 0, वही अब 0 की तब 0। और अभी हमने आपको समझाया था कि अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो साइन थीटा और टेन थीटा दोनों की वैल्यू क्या होती है बराबर होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, आप सुनो लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 पे अल्फा बराबर टेन अल्फा बराबर क्या लंब बटे आधार। अच्छा पहले आप देखो अल्फा, तो अल्फा का मतलब क्या, ये एंगल हमको लेना है अल्फा, तो अगर ये अल्फा यहां पे लेंगे तो इसके ठीक सामने आओ, लंब कौन होगा एम और आधार कौन होगा एमओ। तो आप देखो एम अपान एमओ, इस दूरी को हमने कितना माना एच, तो हमने यहाँ पे प्लस एच लिखा। क्यों प्लस एच लिखा, आप जानते हो मुख्य एच के ऊपर की दूरी प्लस में, नीचे की दूरी माइनस में, और अपर तो इसके बाईं तरफ की दूरी माइनस में और दाईं तरफ की दूरी प्लस में, तो इसको हमने प्लस एच लिखा और इसको हमने माइनस यू लिखा। माइनस यू इसलिए लिखा कि यहां से लेके यहां तक की दूरी है बाईं तरफ है, माइनस यू लिखा गया। उसी प्रकार बीटा टेंड्स टू 0, मतलब बीटा का मान अब 0 की तब 0, ऐसी कंडीशन में बीटा दैट इज इक्वल टू टेन बीटा बराबर लंब बटे आधार बराबर ए एम अपान एम आई, और बराबर कितना प्लस एच अपान माइनस वी। और उसी प्रकार गामा टेंड्स टू 0 पे गामा बराबर क्या टेन गामा बराबर क्या लंब बटे आधार बराबर ए एम अपान एम सी बराबर कितना प्लस एच अपान माइनस आर। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा इन तीनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। चलिए रख के देखते हैं फिर क्या होता है। अल्फा बीटा गामा के जो मान निकले इसको हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या गामा है, तो गामा की वैल्यू कितनी निकली आप देखो प्लस एच अपान माइनस आर। ठीक, तो प्लस एच अपान माइनस आर, फिर माइनस हो तो माइनस हो गया, फिर अल्फा, अल्फा की वैल्यू ये निकली प्लस एच अपान माइनस यू, तो प्लस एच अपान माइनस यू हो गया, इक्वल का सिंबल लग गया, ए एन जी लिख गया, बड़ा ब्रैकेट हमने लगा दिया। फिर यहाँ पे कितना गामा, तो गामा की वैल्यू कितनी प्लस एच अपान माइनस आर, तो ये हो गया, फिर माइनस हो तुमने माइनस लगाया, और फिर बीटा, तो बीटा की वैल्यू ये सामने आपकी निकली प्लस एच अपान माइनस वी, प्लस एच अपान माइनस वी। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप देखो प्लस और माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या माइनस हो गया एच अपान आर। अब देखो यहाँ पे क्या माइनस और यहाँ का माइनस क्या मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा एच अपान यू दैट इज इक्वल टू यहाँ पे ए एन जी, फिर ये ब्रैकेट शुरू, आप यहाँ पे आओ प्लस माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस एच अपान आर। फिर यहाँ पे देखो ये प्लस और माइनस, तो यहाँ पे क्या माइनस आया और इस माइनस का इस माइनस में क्या मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एच अपान वी, ऐसे ये। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन आप देखना, देखो ये माइनस है प्लस है, तो क्यों ना प्लस वाला पहले कर ले माइनस वाला बाद में कर ले। यहाँ पर भी माइनस पहले है प्लस बाद में है, तो प्लस का पहले हमने यहाँ पे लिख दिया और माइनस वाले को बाद में लिखने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा एच अपान, आप देखना यू,
ये प्लस वाला हमने पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिखेंगे, माइनस एच अपान कैपिटल आर, ये हो गया, दैट इज इक्वल टू ए एन जी। ठीक, और आप यहां पे देखना, फिर ये माइनस वाला इसको बाद में कर दे रहे हैं, प्लस वाले को पहले कर दे रहे हैं, तो एच अपान वी और माइनस, और फिर यहां पे एच अपान आर। ये हो गया। अब उसके बाद फिर यहां भी एच है, यहां भी एच है, तो हम एच यहां पे कॉमन लेते हैं, तो यहां पे हो जाएगा फिर ये 1 अपान यू माइनस 1 अपान आर, ऐसे, और यहां पे ए एन जी, और यहां पे आप एच कॉमन ले लो, तो यहां पे हो जाएगा फिर 1 अपान वी और माइनस 1 अपान आर। ठीक, और एच हमने इधर पीछे लिख दिया। आप देखो बोथ साइड एच से एच कैंसिल, ये लो। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन आपकी निकल के आएगी 1 अपान यू माइनस 1 अपान आर, दैट इज इक्वल टू ए एन जी अपान वी और माइनस ए एन जी अपान आर। ठीक, अब देखो आर यहाँ पे दो जगह, यहां पर भी और यहां पर भी है, तो आर को हम इकट्ठा करेंगे, तो आप जानते हो यहां पे माइनस लगा हुआ, इसको आप इधर बुला लो, तो यहां पे हो जाएगा ए एन जी अपान आर माइनस 1 अपान आर। देखो आर आर दो जगह है ना, उसको हमने इकट्ठा किया। अच्छा यहां पे आ जाओ, तो ये आपका हो जाएगा ए एन जी अपान वी और माइनस 1 अपान यू। अब यहां पे आर एलसीएम हो जाएगा, तो यहां पे हो गया ए एन जी माइनस 1, और यहां पे आप देखना ए एन जी अपान वी और माइनस 1 अपान यू। एक फार्मूला आपको मिला, आप देखना, इसी को आप यहां पे ए एन जी माइनस 1 अपान आर दैट इज इक्वल टू ए एन जी अपान वी और माइनस 1 अपान यू, ऐसे कह सकते हो। ये फार्मूला जानते हो, अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है, ऐसे। अच्छा एक चीज यहां पे ध्यान रखना, प्रकाश किरण अगर वायु से कांच में जा रही है तब तो एनजी लिखा जाएगा, और ऐसे भी केस आपको मिल सकते हैं, हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे आपका इसी वीडियो के लास्ट में। जानते हो कि अगर प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी तो वहां पे क्या लिखा जाएगा, जीएनए, और जब जीएनए लिखोगे तो आप जानते हो जीएनए बराबर क्या होता है, 1 अपान एनजी। ये जो हमने ज्ञान दिया न्यूमेरिकल में काम आएगा। इस प्रकार से आपने देखा गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसके बाद देखते हैं फिर गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, और समझाने के लिए आपको बताएं, मान लो इस प्रकार की कोई संरचना है, पूरा एकदम सॉलिड है, अंदर ठोस है, कांच का बना हुआ है, और इधर का सरफेस बाहर उभरा हुआ है, मतलब कि उत्तल प्रकृति का है, कॉन्वेक्स शेप में है। मान लो इस प्रकार से इसको यहां से कट कर रहे हैं, पूरा आर पार हमने इसको कट कर दिया, और कट करके जो उसका डायग्राम बनाएंगे तो आप जानते हो ये ऐसे बाहर निकला रहेगा, उत्तल सरफेस है। ठीक, और इस प्रकार से पूरा कांच है, अंदर भी आपका कांच भरा हुआ है, तो इधर पूरा कांच चला गया। तो पहले डायग्राम बना के हम दिखाते हैं आपको। देखो डायग्राम चाहते पहले से बना सकते थे, लेकिन वो बात ना आती, जो आपके सामने हम डायग्राम बनाएंगे तब आप बेहतर समझोगे। ये इस प्रकार से हमने सेंटर इसको माना, ठीक, और यहां पे इस प्रकार से ऐसे ये एक कॉन्वेक्स सरफेस हमने लिया। देखो इसको बनाते समय सेंटर में इसको माना था, तो ये क्या कहलाएगा, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, और यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। अब क्योंकि आप जानते हो अंदर भी पूरा ग्लास भरा हुआ है, तो उसको दिखाने के लिए पूरी लाइन हम सीधे आगे खींच दे रहे हैं। तो आप देखना ऐसे, इधर और इधर, ऐसे। ये पूरा ग्लास है, हल्का सा हमने श्रेड कर दिया दिखाने के लिए कि आप जानते हो इधर का माध्यम विरल है और इधर का माध्यम सघन है। पूरा कांच, यहां से पूरा, यहां पे क्या कांच भरा हुआ है, इसका सेंटर ये है। अब इसके बाद आप जानते हो यहां से ऐसे हमने एक स्ट्रेट लाइन आर पार खींचा, ऐसे। ये क्या कहलाएगा, इस अपवर्तक पृष्ठ का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे मान लो कोई वस्तु है, बिंदु वस्तु, वस्तु इतना छोटा कि एक पॉइंट के रूप में है, इससे प्रकाश किरणें निकलेंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, सब तरफ जाएंगी। तो उसी में से कोई एक प्रकाश किरण लेते हैं, यहां से कोई एक प्रकाश किरण निकली और यहां से निकल के ऐसे पहुंची। वस्तु है, ऑब्जेक्ट, इसका नाम क्या हो गया, ओ। प्रकाश किरण यहां पहुंची, इस बिंदु का नाम मान लो ए। ठीक, अब जब यहां पहुंची पेन हमारी रुक गई। क्यों रुक गई जानते हो, क्योंकि माध्यम बदल रहा है। अगर माध्यम ना बदलता तो प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी निकल के जाती। ये माध्यम विरल, ये माध्यम सघन, विरल से सघन में जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, झुकाएंगे बाद में, पहले अभिलंब तो देखो कहां पे होगा।
तो यहाँ पे अविलंब दिखाने के लिए आप जानते हो बिंदु ए को इसके वक्रता केंद्र से हम मिलाएंगे। वक्रता केंद्र का नाम यहाँ पे हो गया सी। ठीक, अब सी से ए को मिलाने जा रहे हैं। तो आप देखो सी से जब ए को आप मिलाओगे इस प्रकार से ऐसे, ये ठीक, तो ये अविलंब कहलाएगा बिंदु ए पर। अब ये आप जानते हो विरल, और ये सघन, विरल से सघन में जाएगी, अविलंब की ओर झुकेगी। तो आप देखो अविलंब की ओर झुकी, ऐसे सीधे ऐसे आगे निकल जाएगी। अब इस प्रकाशरण को आगे बढ़ाएं तो क्या मुख्य इसको काटेगी? कभी नहीं। लेकिन पीछे बढ़ाएं तो आप देखो यहां पे काटती हुई प्रतीत होगी, ऐसे। ये इसका मतलब कि इस वस्तु का एक प्रतिबिंब यहां बनेगा, और कैसा? आभासी प्रतिबिंब। ध्यान देना, अगर ये प्रकाशकण आगे जाके इसको यहां पे काटती, वास्तव में काटती, तो प्रतिबिंब कैसा बनता? वास्तविक बनता, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता उस पार बनता। लेकिन आप जानते हो उधर कभी नहीं काटेगी, पीछे बढ़ाओगे यहां पे काटेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बिंदु वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहां पे बनेगा, और कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आप जानते हो यहां से हमने एक लंब गिराया इस पे, इसका नाम मान लिया एम, इसका नाम मान लिया पी, इसको हम कहते हैं पोल या ध्रुव, और यहां से लेके यहां तक की दूरी ये आर कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, और वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी v, ऐसे। ये अब आप देखना, आपतित किरण जिसका नाम क्या है? ओ ए, अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको हम कहते हैं आपतन कोण, और किससे लिखते हैं? आई से। तो आप आगे देखना, इसमें ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? आई, आई, यहां से लेके और यहां तक का। ठीक, अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण, और किससे लिखेंगे? आर से। ये तो आप जानते हो रेड वाली लाइन है, यही तो ऊपर गई है, और ये लाइन यही तो पीछे आई है। तो यहां से लेके और यहां तक ये एंगल जो फॉर्म हुआ ये स्मॉल आर कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपतित किरण है ओए, ये मुख्य अक्ष से कितना कोण बना रही है? अल्फा। और जो अपवर्तित किरण है ये पीछे बढ़ाओ, यहीं पे तो आके काट रही है, ये मुख्य अक्ष से मान लो कितना कोण बना रही है? बीटा। और जो अविलंब है मुख्य अक्ष से कितना कोण बना रहा है? गामा। अब ऐसी कंडीशन में आप देखना ट्रायंगल ओ ए सी, ध्यान से आप देखना, ये एंगल कितना? अल्फा, और ये कितना? गामा। तो निश्चित रूप से ये कितना होगा? अल्फा प्लस गामा। ठीक, और रेड वाली लाइन जो एकदम स्ट्रेट ऊपर जा रही है, ठीक, एक सीधी रेखा पे कितना कोण बनता है? 180 डिग्री का, 180 डिग्री। ठीक, तो अगर ये आपका हो गया अल्फा प्लस गामा, तो निश्चित रूप से कितना हो जाएगा? 180 माइनस और ब्रैकेट में अल्फा प्लस गामा, और है कितना? आई। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया कि आई दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब ट्रायंगल आई ए सी सामने देखना, ये कोण कितना? बीटा, और ये कोण कितना? गामा। ठीक, तो निश्चित रूप से यहां से लेके यहां तक का पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस और ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा, और एक सीधी रेखा पे कितना कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो ये कितना हो गया? 180 माइनस बीटा प्लस गामा, तो निश्चित रूप से कितना होगा? ये बीटा प्लस गामा, और है कितना? आर। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो आर दैट इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ठीक, ये ऐसे। स्नेल का नियम आपने पढ़ा, साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू ए एन जी। और आप ये भी जानते हो लिमिट आई टेंड्स टू 0 पे साइन आई दैट इज इक्वल टू आई, एंड लिमिट आर टेंड्स टू 0 पे साइन आर दैट इज इक्वल टू आर। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम चाहें तो साइन आई अपान साइन आर, इसकी जगह पे आई अपान आर, और दैट इज इक्वल टू ए एन जी, ये हम लिख सकते हैं। तो फिर आई को यहीं पे रोक लो, आर को ट्रांसफर कर दो, तो आई दैट इज इक्वल टू ए एन जी इंटू आर। और आई की वैल्यू आपने निकाल रखा है कितना? अल्फा प्लस गामा। आर की वैल्यू निकाल रखा है बीटा प्लस गामा। इन वैल्यूज को यहाँ पे हम फीड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे फिर आई की जगह पे अल्फा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू ए एन जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीटा प्लस गामा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसके पहले के अपने डेरिवेशन में देखा था, अल्फा टेंड्स टू अगर 0 है तो अल्फा बराबर क्या? tan अल्फा। बीटा
बराबर का tan बीटा, गामा बराबर का tan गामा, हम उसी का यूज करने जा रहे हैं। आप देखो लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 पे अल्फा बराबर tan अल्फा, और आप जानते हो अगर अल्फा एंगल यहाँ पे लेते हैं तो आप जानते हो लंब, आधार, कर्ण ये सब किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में। तो अगर अल्फा यहाँ पे एंगल लेते हैं तो समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा, OAM। कोण के सामने भुजा लंब होती है और तिरछी वाली कर्ण होती है और बेस लाइन यहाँ पे आधार कहलाती है। तो आप खुद यहाँ पे देखना लंब, तो लंब के नाम पे कौन AM, और आधार, आधार के नाम पे कौन MO। ठीक, अच्छा मान लो इसकी ऊंचाई स्मॉल h है, ये हाइट h है। ठीक, आप जानते हो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी प्लस में, नीचे की दूरी माइनस में, और अपवर्तक पृष्ठ के लेफ्ट साइड की दूरी माइनस में और राइट साइड की दूरी प्लस में। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना AM मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे प्लस h। MO यहां से लेकर और यहां तक की दूरी, आप जानते हो वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं, लेफ्ट साइड में है, तो यहां पे क्या माइनस U, तो यहां पे हो जाएगा माइनस h/U। ठीक, अब उसी प्रकार यहां पे आप आओ, लिमिट बीटा टेंड्स टू 0 पे बीटा बराबर tan बीटा, और जब बीटा यहां पे लेंगे तो समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा, IAM। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में कोण के सामने भुजा लंब कहलाती है, लंब का नाम क्या हो जाएगा AM, आधार का नाम क्या हो जाएगा MI। ठीक, तो AM कितना हो गया प्लस H और आधार कितना माइनस V। तो आप जानते हो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा H/V। अब यहाँ पे लिमिट गामा टेंड्स टू 0, तो आप जानते हो गामा जब इसको लिया जाएगा तो समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, CAM। कोण के सामने भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। फिलहाल आप आगे देखना यहाँ पे, तो लंब बटे आधार, लंब के नाम पे AM ये हो गया, आधार के नाम पे MC या CM जो भी आपका हो। ठीक, अब आप आगे देखना, तो AM की जगह पे कितना हो गया प्लस H, MC यहां से लेके यहां तक की दूरी R, और आप देखना अपवर्तक पृष्ठ के राइट साइड में दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस R, तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया H/R। अब हम क्या करें, अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। ठीक, तो अल्फा की जगह पे कितना माइनस H/U, आप देखना माइनस H/U, ये इसको हमने लिया, फिर प्लस, फिर यहाँ पे गामा, तो गामा की जगह पे प्लस H/R ये हो गया, फिर इक्वल हुआ, फिर यहाँ पे ANG, तो हमने यहाँ पे ANG ले लिया। उसके बाद देखना फिर बीटा, तो बीटा की वैल्यू ये माइनस H/V, और उसके बाद प्लस यहाँ पे गामा, तो गामा की वैल्यू प्लस H/R ऐसे, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखना यहाँ पे माइनस पहले आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक, तो प्लस वाले को पहले कर ले, माइनस वाले को बाद में कर ले, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आपकी हो जाएगी H/R, यहाँ पे माइनस H/U दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हो गया ANG, और फिर आप यहाँ पे देखना ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस वाले को पहले कर ले, माइनस वाले को बाद में कर ले, तो यहाँ पे हो जाएगा H/R और माइनस H/V। ठीक, अब आगे आप ध्यान देना, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H है, तो क्यों ना H कॉमन लेके कैंसिल कर दिया जाए। तो नेक्स्ट लाइन अगर आप देखोगे तो H यहाँ पे कॉमन हो गया, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 1/R माइनस 1/U दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे ANG, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H है, तो हमने क्या किया H कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1/R माइनस 1/V, और H हमने इधर लिख दिया। अब आप जानते हो अच्छी तरीके से इधर का H और इधर का H आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन जो आपकी निकल के आएगी 1/R माइनस 1/U दैट इज इक्वल टू ANG/R और माइनस ANG/V। ठीक, अब एक काम करो, यहां भी आ रहे यहां भी आ रहे, दोनों आर को हम एक तरफ इकट्ठा कर दें और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएं, तो आप देखो कैसे क्या होगा। तो एक काम करते हैं ना, ANG/R को यहीं पे रहने दो और 1/R को आप इधर बुला लो, और माइनस ANG/V को आप इधर ले आओ, बस आप आगे देखना। इसके बाद फिर ANG/V, ये माइनस था ना, इधर ले आए प्लस में हो गया, माइनस 1/U दैट इज इक्वल टू ANG/R और ये 1/R प्लस में है ना, तो इधर माइनस में आ गया,
और यहाँ पे हो गया 1/r। अब देखो यहाँ भी r, यहाँ भी r एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा r, और यहाँ पे हो गया Ang-1 दैट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देख रहे हो Ang/v -1/u दैट इज इक्वल टू Ang -1/r। या इसी को चाहो तो उलट के भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे ये लो Ang -1/r दैट इज इक्वल टू Ang/v और -1/u, ये ठीक। ठीक, और आप देख रहे हो वही फार्मूला निकल के आया जो कॉन्केव सरफेस के लिए निकल के आया था। मतलब गोली उत्तल अपवर्तक पृष्ठ हो और चाहे गोली अवतल अपवर्तक पृष्ठ हो, दोनों के लिए प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला बिल्कुल सेम, Ang -1/r दैट इज इक्वल टू Ang/v -1/u। फिर आप कहोगे तो फिर क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा, डिफरेंस होगा वैल्यू रखते समय। देखो उत्तल अगर अपवर्तक पृष्ठ है ऐसे, तो इसके लिए r का मान क्या होगा? प्लस में। तो इस फार्मूले जब वैल्यू रखना तो r का मान प्लस में रखना, और u का मान माइनस में, v का मान माइनस में। और उसी प्रकार से अगर गोली अवतल अपवर्तक पृष्ठ है तो वो ऐसे होगा, जो कि इसके पहले आपने देखा था, तो उसके लिए सेंटर किधर पड़ेगा? इस साइड में, उसके लिए r का मान क्या होगा? माइनस में। तो आप जानते हो डिफरेंस इस बात का होगा कि जब वैल्यू आप रखोगे तो उचित चिन्हों के साथ मान रखोगे। अब बाकी फार्मूले की बात है तो दोनों का फार्मूला बिल्कुल सेम आया। अब आप देखने जा रहे हो गोली अपवर्तक पृष्ठ के फोकस। जानते हो गोली अपवर्तक पृष्ठ चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसमें दो फोकस होते हैं। हम दोनों फोकस की डेफिनेशन देंगे, फोकस दूरी का फार्मूला देंगे, और दोनों में रिलेशन भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाएंगे कि किस प्रकार के अपवर्तक पृष्ठ में कौन सा फोकस किधर होगा। देखो इसमें दो प्रकार के फोकस होते हैं, प्रथम मुख फोकस और दूसरा द्वितीय मुख फोकस। प्रथम मुख फोकस की डेफिनेशन होती है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को, उस अपवर्तक पृष्ठ का प्रथम मुख फोकस कहते हैं। आप जानते हो फोकस बिंदु को कैपिटल F से लिखेंगे, और प्रथम मुख फोकस है तो कैपिटल F1 लिखेंगे, और अपवर्तक पृष्ठ से प्रथम मुख फोकस कैपिटल F1 तक की दूरी को हम स्मॉल f1 से लिखते हैं, और उसको हम प्रथम मुख फोकस दूरी कहते हैं। उसी प्रकार आप यहां पे आओ, द्वितीय मुख फोकस की डेफिनेशन। ठीक, जानते हो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं अथवा केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम द्वितीय मुख फोकस कहते हैं, कैपिटल F2 से लिखते हैं। और अपवर्तक पृष्ठ से कैपिटल F2 तक की दूरी को स्मॉल f2 से लिखेंगे, और उसको द्वितीय मुख फोकस दूरी कहेंगे। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन के बेस पे इसका फार्मूला क्या होगा आप देखना। तो आप जानते हो यहाँ पे प्रकाश किरणें कहाँ मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आवे अथवा जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, उसी बिंदु को आप प्रथम मुख फोकस कहते हो, कैपिटल F1 से लिखते हो। और अपवर्तक पृष्ठ से कैपिटल F1 तक की दूरी को आप स्मॉल f1 से लिखते हो, उसको आप प्रथम मुख फोकस दूरी कहते हो। तो आप जानते हो फार्मूला आपका Ang -1/r दैट इज इक्वल टू Ang/v -1/u। अभी आपने देखा। अब फार्मूले के आधार पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो आप जानते हो u बराबर F1, आप जानते हो, तो v बराबर क्या? इनफाइनाइट। भाई आप जानते हो ना कि जिस बिंदु से निकलने वाली अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। मुख्य अक्ष के समांतर का मतलब कहां जाए? अनंत पे जाए। तो उस बिंदु को आप क्या कहते हो? प्रथम मुख फोकस कहते हो। तो आप जानते हो u बराबर कितना? F1, तो v बराबर कितना? इनफाइनाइट। अब इस वैल्यू को हम इसमें फीड करेंगे, अभी ऊपर करके हम दिखाते हैं आपको। उसी प्रकार यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप देखना, यहाँ पे प्रकाश किरणें कहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, मतलब वस्तु कहाँ पे? इनफाइनाइट पे है। तो आप देखो u बराबर इनफाइनाइट, तो अपवर्तन के पश्चात जहां पे फोकस होगी वही बिंदु आपका द्वितीय मुख फोकस कहलाएगा, और अपवर्तक पृष्ठ से वहां तक की दूरी द्वितीय मुख फोकस दूरी कहलाएगी, और स्मॉल f2 से लिखी जाएगी। तो आप यहां पे कंडीशन देखो, अगर u बराबर इनफाइनाइट तो v बराबर क्या होगा? F2 के। अब इन वैल्यूज को हम इसमें रखेंगे उसी फार्मूले में जो भी आपका निकल के आया था, Ang -1/r दैट इज इक्वल टू Ang/v -1/u। और यही फार्मूला उत्तल के लिए भी आया था और यही फार्मूला अवतल के लिए भी आया था। तो इन वैल्यूज को हम इसमें रखेंगे यहाँ पे, तो हमको F2 का फार्मूला मिल जाएगा, मतलब द्वितीय मुख फोकस दूरी का फार्मूला मिल जाएगा। और इन वैल्यूज को हम इसमें रखेंगे तो हमको प्रथम मुख फोकस दूरी मतलब स्मॉल f1 का फार्मूला मिल जाएगा। चलो रख के देखते हैं। इन सारी वैल्यूज को हमने रखा है यहाँ पे। आप देखो Ang -1/r दैट इज इक्वल टू Ang/v -1/u। ठीक, v की वैल्यू कितनी? इनफाइनाइट, क्योंकि आप जानते हो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें क्या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, मतलब का अनंत पे। ठीक, v का मान क्या? इनफाइनाइट हो गया। अच्छा, जिस बिंदु से निकली या निकलती हुई प्रतीत हुई, या जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हुई,
उस बिंदु को आप क्या कहते हो, प्रथम मुख फोकस कहते हो, स्मॉल f1 से लिखते हो अपवर्तक पृष्ठ से वहां तक की दूरी को, तो इसको स्मॉल f1 लिखा गया। अब आप जानते हो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 माइनस 1/f1 और यहाँ पे ng माइनस 1/r। ठीक, ये तो 0 हो ही गया। हमने क्या किया, f1 यहाँ पे इधर ट्रांसफर किया, बाकी इधर ट्रांसफर कर लिया, तो आप जानते हो f1 बराबर कितना आ गया, माइनस r/ng माइनस 1। ये जानते हो क्या निकला, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसके प्रथम मुख फोकस दूरी का फार्मूला निकला। अब द्वितीय मुख फोकस पे आते हैं। आप जानते हो परिभाषा भी आपने देखा, डेफिनेशन देखा, ठीक है। तो आप जानते हो ng माइनस 1/r दैट इज इक्वल टू ng/v माइनस 1/u। आप जानते हो प्रकाश किरणें कहां से, अनंत से आ रही हैं। इसका मतलब u बराबर क्या, इनफाइनाइट। अच्छा, जहां पे फोकस होंगी या फोकस होती हुई प्रतीत होंगी वो क्या कहलाएगा, द्वितीय मुख फोकस कहलाएगा। और वहां से अपवर्तक पृष्ठ की दूरी को द्वितीय मुख फोकस दूरी कहोगे और स्मॉल f2 से लिखोगे, तो v की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल f2। अब ऐसी कंडीशन में ang माइनस 1/r दैट इज इक्वल टू ang/f2 माइनस 1 कितना, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट से किसी भी पद को संख्या को भाग करो, भागफल कितना आ गया, 0, तो ये 0 हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो f2, तो f2 बराबर हो गया ang इंटू r, ये इधर ट्रांसफर हो गया और ये नीचे आ गया, तो f2 दैट इज इक्वल टू ang इंटू r अपान ang माइनस 1। ये आपका निकला द्वितीय मुख फोकस दूरी का फार्मूला, चाहे उत्तल पृष्ठ हो और चाहे अवतल पृष्ठ हो, अपवर्तक। अब हम दोनों में रिलेशन दिखाने जा रहे हैं आपको। अब देखो f1 अभी आपने निकाला तुरंत फार्मूला, यहाँ पे f1 दैट इज इक्वल टू माइनस r अपान ang माइनस 1। तो अब देखो f1 दैट इज इक्वल टू माइनस r अपान ang माइनस 1। ठीक, अच्छा तुरंत आपने निकाला f2 दैट इज इक्वल टू ang इंटू r अपान ang माइनस 1। तो यहाँ पे ang इंटू r अपान ang माइनस 1। हम दोनों को डिवाइड करने जा रहे हैं, तो दोनों का जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा। एक तो ये कैंसिल हो गया पूरा पूरा, ang माइनस 1 और ang माइनस 1, और साथ ही साथ r कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, f1 अपान f2 दैट इज इक्वल टू, एक तो माइनस का सिंबल बचेगा और यहाँ पे 1 अपान ang बचेगा। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आप जानते हो f2 दैट इज इक्वल टू माइनस ang इंटू स्मॉल f1। यहाँ से देखो कई जानकारी मिल रही है। पहली जानकारी आप लोग, कभी भी f1 और f2 का मान यहाँ पे बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो ang से जब मल्टीप्लाई करोगे f1 को, तब जो निकल के आएगा वो f2 के बराबर होगा। तो निश्चित रूप से f1 f2 की वैल्यू यहाँ पे बराबर नहीं होगी। दूसरी बात आप समझना, अगर f1 का मान प्लस में है तो निश्चित रूप से f2 का मान किस में होगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल लगा, इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा। और अगर f1 का मान माइनस में है तो निश्चित रूप से f2 का मान किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि आप जानते हो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इससे एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि कोई भी गोली अपवर्तक पृष्ठ हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसके दोनों फोकस उस गोली पृष्ठ के एक ही तरफ नहीं होंगे। अगर मान लो प्रथम मुख फोकस बाईं तरफ है तो द्वितीय मुख फोकस किधर होगा, दाईं तरफ होगा, या द्वितीय मुख फोकस अगर बाईं तरफ है तो प्रथम मुख फोकस दाईं तरफ हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य कि दोनों फोकस कभी भी अपवर्तक पृष्ठ के किसी एक तरफ नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग होंगे, एक बाईं तरफ तो दूसरा दाईं तरफ। अब हम डायग्राम के माध्यम से इसको आपको समझाएं। अगर पृष्ठ अवतल है सामने, तो आप जानते हो इसका वक्रता केंद्र कहां पे, बाईं ओर होगा। इसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहां, बाईं तरफ होगी, मतलब माइनस में होगी। अगर r का मान माइनस में है तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस दोनों मिलकर क्या, प्लस हो जाएगा। मतलब अवतल पृष्ठ के लिए f1 का मान किधर होगा, दाईं तरफ होगा। मान लो हमने मान लिया कि मान लो f1 यहाँ पे है ये, ठीक, तो इसका मतलब समझ पाए क्या हुआ कि इस बिंदु की ओर जो भी प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होगी। अब जानते हैं प्रथा है, प्रकाश किरणों को हमेशा बाईं तरफ से लाते हैं। f1 क्योंकि यहाँ पे है तो इधर से प्रकाश इधर तो निकालेंगे नहीं, लाएंगे इधर ही। तो आप जानते हो जब यहाँ से निकल नहीं सकती है तो इसकी ओर आती हुई प्रतीत तो हो सकती है। ठीक, और परिभाषा के अनुसार प्रथम मुख फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली या प्रथम मुख फोकस से निकलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो आप जानते हो ये प्रकाश किरण यहाँ से डाइवर्ट होगी और बिल्कुल सीधे ऐसे निकल जाएगी। मतलब जो ब्लू कलर से आपका प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है उसी के ठीक पैरेलल होगी, निकल जाएगी। वहीं पे अगर इस प्रकार का पृष्ठ है, मतलब कॉन्वेक्स शेप में, उत्तल प्रकार का, ठीक, तो आप जानते हो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा। इसके लिए r का मान किस में, प्लस में होगा। और जब r का मान प्लस में होगा तो आप जानते हो यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस मिलकर आपस में क्या बन जाएगा, माइनस। मतलब इसके लिए f1 का मान किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। और जब माइनस में मिलेगा तो इसका प्रथम मुख फोकस मान लो आपका इस तरफ यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ तो प्रकाश किरणें निकाल सकते हो ना, तो यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे निकली, भाई किरणें देखो तमाम निकलेंगी। ठीक, उसमें से कोई एक प्रकाश किरण हमने लिया और कहाँ, फोकस से निकल रहा है, प्रथम मुख फोकस से निकल रहा है। ठीक, तो आप यहाँ पे लो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। अब आप डेफिनेशन पे आओ। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे निकलने वाली
अगर ना निकल पाए तो जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को आप क्या कहते हो? प्रथम मुख फोकस कहते हो। और उस बिंदु की अपवर्तक पृष्ठ से दूरी को आप प्रथम मुख फोकस दूरी कहते हो। ध्यान रखना, प्रथम मुख फोकस को कैपिटल F1 से और यहां से लेके यहां तक की दूरी को स्मॉल f1 से, इसीलिए जब वैल्यू इसके पहले रखा गया तो स्मॉल f1 का प्रयोग किया गया। यहां पर भी देखो स्मॉल f1 लिखा है। अब इधर आते हैं द्वितीय मुख फोकस पे। आप देखना, आप जानते हो अवतल पृष्ठ है, इसके लिए आर का मान किस में होगा? माइनस में। क्यों? इसका सेंटर यहां पे है, यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, आर का मान माइनस में होगा। और जब आर का मान यहां माइनस में रखोगे तो आप जानते हो ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आएगी F2 वो भी किस में आएगी? माइनस में। इसका मतलब इसका द्वितीय मुख फोकस किस तरफ होगा? बाईं तरफ होगा। और जब द्वितीय मुख फोकस बाईं तरफ होगा, फिर आप आगे देखना, परिभाषा क्या कहती है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को इधर लाओ, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित हो अथवा केंद्रित होती हुई प्रतीत हो। अब बताओ, क्या प्रकाश किरणों को इधर वापस बुला लें? कभी नहीं, क्योंकि आप जानते हो ये अपवर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ नहीं है। दर्पण होता तो प्रकाश किरणें वास्तव में इधर चली आती, लेकिन आप जानते हो अपवर्तक पृष्ठ है, प्रकाश किरणें जाएंगी उसी प्रकार। ठीक है, भेजो, ऐसा भेजो कि यहां से निकलती हुई प्रतीत हो, ऐसे, ये ऐसे, ये मतलब प्रकाश किरणें यहां आई उधर निकल गई, पीछे बढ़ाओगे तो यहां से निकलती हुई प्रतीत होंगी। ये इसका क्या कहलाएगा? F2। और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? स्मॉल f2, फोकस बिंदु, और यहां से लेके यहां तक की दूरी फोकस दूरी। उसी प्रकार यहां पे आओ, उत्तल कॉन्वेक्स प्रकार का है। ठीक, आप यहां पे देख रहे हो, इसके लिए आर का मान किस में? प्लस में, क्योंकि आप जानते हो इसका वक्रता केंद्र यहां पे है ना, यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, आर का मान प्लस में होगा। यहां पे आर का मान जब प्लस में रखोगे तो और हल करने पे F2 का मान किस में आएगा? प्लस में। मतलब इसका द्वितीय मुख फोकस किस तरफ होगा? इस तरफ। ठीक, तो मान लो द्वितीय मुख फोकस आपने इधर कहीं लिया, मान लो F2 इधर हो गया। आप देख रहे हो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हैं, तो यहाँ पे F2 इधर गुजर सकती है, ये गुजरेगी ऐसे, ये लो ऐसे F2। ठीक, जिस बिंदु से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, उसे आप क्या कहते हो? द्वितीय मुख फोकस कहते हो। इस प्रकार से आपने गोलीय उत्तल पृष्ठ देखा, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ देखा, उससे संबंधित आपने फार्मूला देखा, Ang-1/r दैट इज इक्वल टू Ang/v-1/u देखा। यही उत्तल के लिए भी आया और यही अवतल के लिए भी आया, और इसी फार्मूले का उपयोग करके उत्तल अवतल दोनों के लिए आपने उसका प्रथम मुख फोकस देखा, प्रथम मुख फोकस दूरी की परिभाषा आपने देखी, द्वितीय मुख फोकस देखा और द्वितीय मुख फोकस दूरी की परिभाषा आपने देखी, दोनों में रिलेशन आपने देखा डायग्राम के साथ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताना। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपको पूरा का पूरा ऑप्टिक्स पूरी सीरीज हम आपको देने जा रहे हैं। हमारे और भी सीरीज हैं, हर टॉपिक के सीरीज आपको मिल रहे हैं। हमारे चैनल पे आप जाओ, एक एक सीरीज को आप देखो, क्रम से सारी वीडियोस को देखो, अपना नोट्स आप बनाओ, पढ़ाई करो फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।